नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर शिक्षा तक और तैयारी से परीक्षा तक पर आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं इतिहास विषय के एक बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे शिक्षक हैं गोविंद जी। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ एक्सप्लेन करते हैं टर्म्स को। आप एक बार सुनिए इनको, आप खुद ही निर्णय लेंगे कि मतलब किस तरह से एक चीज़ों की व्याख्या करते हैं। तो मैं चाहूँगा सर से, हिस्ट्री के 3 पार्ट है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो या चाहे अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो मैं चाहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा सा झलक दिखाना चाहूँगा इनके ज्ञान का, और कैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री पर सर थोड़ी सी व्याख्या करें, प्रकाश डालें, ताकि बच्चों को बड़ी आसानी से सरल और सहज शब्दों में समझ में आ जाए। गोविंद सर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वक्तव्य को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो जहाँ तक कि मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, आधुनिक भारत का सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि बच्चे बहुत अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और वो वहाँ पर जा कर के फंस जाते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपियंस के आने से लेकर के यूरोपियंस के जाने तक का है, बस इतना सा है। यूरोपियंस के आने के यानी कि जो कंपनी आती है वहाँ से लेकर के यूरोपियंस सब जब भारत से चले जाते हैं, वहाँ तक के इतिहास को आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। और यूरोपियंस के आने की शुरुआत कब हो जाती है? 1498 वास्को डिगामा से पुर्तगाल भेजता है। वास्को डिगामा केरला के तट पर आते हैं और उसका भव्य स्वागत किया जाता है वहाँ के लोकल राजाओं द्वारा। और लोकल राजा इतना भव्य स्वागत करता है, प्रसन्न हो जाता है और यहाँ से कुछ वस्तुएं वगैरह खरीदता है। जब उनको खाने में, भोजन में कुछ मसाला वगैरह का प्रयोग किया जाता है तो उनको ऐसा चटकारा लगता है कि उनका स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए उन कुछ वस्तुओं को खरीद करके अपने शिप में लोड करवाते हैं और फिर यूरोप जाते हैं। और यूरोप में जब बेचते हैं तो उसको 60 गुना का फ़ायदा होता है। 60 गुना फ़ायदा होता है। यहाँ से मसालों को ले करके जब यूरोप में वस्तुओं को ले जा कर के बेचते हैं तो पुर्तगालियों को, वास्को डिगामा को 60 गुना का फ़ायदा होता है। ये बातें पूरे यूरोपियंस में फैल जाते हैं और इसका देखा देखी फिर अलग अलग यूरोपियंस कंट्रीज़ करने लगते हैं। सबसे पहले तो पुर्तगाल आते हैं, वास्को डिगामा। फिर उसके बाद नाविकों का देश जिसे कहा जाता है डच, वो आते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं। फिर उसके बाद डेनिश आते हैं और अंत में फ्रांस भी भारत का रुख करते हैं। तो 4-5 चोर भारत में किसी भी तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना। जितना ज़्यादा ये लोग व्यापार करेंगे उतना ही ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए इन 4-5 चोरों का व्यापार उद्देश्य एक ही है, व्यापार करना। एक ही जगह से वस्तुएं खरीद रहा है और एक ही जगह पर जाकर के वस्तुएं बेच रहा है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो क्या होगा? 4-5 के बीच में कंपटीशन होगा। 4-5 आपस में भिड़ जाते हैं और इसमें वो सबसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं जिनकी नेवी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? जिनका नेवी पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा उन 4-5 में से वो क्यों आगे निकलेगा? क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ वगैरह तो नहीं था और बाकी रास्तों से जो लैंड रूट जिसे कहा जाता है वो भी बहुत अच्छे खासे तो नहीं था। तो इसीलिए चाहे माल की आवाजाही हो, वस्तुओं की, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, या फिर लोगों की आवाजाही हो, सबसे बेस्ट सी रूट से होता था। यानी कि जिनकी नेवी पावर स्ट्रांग होती थी वो सारे सी रूट पर कब्जा कर लेते थे। अब क्या हुआ? तो जिसकी नेवी पावर स्ट्रांग होगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। अब नेवी पावर सबसे ज़्यादा उस समय स्ट्रांग था इंग्लैंड की, अंग्रेज़ों की, क्योंकि उस समय लगभग पूरी दुनिया पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सब तमाम तरह के देशों में कब्जा था और इनका नेवी पावर स्ट्रांग था। इसीलिए सबसे पहले तो जो अंग्रेज़ होते हैं वो पुर्तगाल से निपटते हैं। फिर उसके बाद डच को धूल चटाते हैं बारी बारी से जी, अलग अलग। फिर उसके बाद डेनिश से कुछ समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है फ्रांस की और इनका पूरा नामो निशान मिटा देते हैं इंडिया से और पूरी तरह से फिर कब्जा हो जाता है इंग्लैंड का। तो 4-5 चोर आए, 4-5 में कंपटीशन हुआ, भिड़ंत हुआ और फाइनली वो बच गया जिनकी नेवी पावर बहुत ज़्यादा था, यानी कि इंग्लैंड आ जाते हैं भारत में।
अब इनको क्या है कि इनको लड़ने की आदत हो गई है। 4-5 जो कंपनियां थी, 4-5 जो देश थे, यूरोपियन कंट्री थे, उसको लड़ने की आदत, उस सबसे लड़ा था, इनको लड़ने की आदत हो गई है। फिर उसके बाद साथ ही साथ इनको इंडियन फोर्सेस की कमियां भी समझ में आने लगी है। तो जब लड़ने की आदत हो गई है, इनको इंडियन फोर्सेस की कमियां समझ में आने लगी है, अब क्या होगा, तब वो एक एक करके इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करने का प्रयास करता है। और कैप्चर करने का, ऑक्यूपाइड करने का शुरुआत होती है कर्नाटक से। यानी कि सबसे पहले तो अंग्रेज कर्नाटक यानी कि साउथ इंडिया को अपने कैप्चर में लेता है, कब्जा करता है। फिर उसके बाद बारी आती है कलकत्ता की, यानी कि बंगाल जाते हैं और बंगाल को कब्जे में लेते हैं, यानी कि वो पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया को कब्जे में लेता है। फिर उसके बाद बारी आती है बम्बई की, बम्बई में जाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत को अपने कब्जे में लगता है। और 1800 तक आते आते उनका कब्जा पूरे इंडिया पर हो जाता है, पूरे भारत पर आ जाता है। लेकिन 1803 में लाल किला की बात आती है, क्योंकि जब लाल किला पर इनका कब्जा हो जाता है तब मान लेते हैं सभी लोग, सभी देश की इनका कब्जा पूरी तरह से इंडिया में, या अपना पैर पूरी तरह से जमा लिया है इंडिया में। जी जी जी। तो 1800 तक आते तक पूरे इंडिया में, और 1803 में ये इनका लाल किला पर भी कब्जा आ जाता है। और यहाँ से सर्वमान्य हो जाता है कि इंडिया पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि अंग्रेजों का है। तो जैसे ही कब्जा, अच्छा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये कब्जा 2 तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो वो जो देसी रियासत होते हैं, प्रिंसली स्टेट होते हैं, उनको अपना सब्सिडायरी बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यानी कि सहायक बनाने का प्रयास करते हैं। अगर सहायक बन गया तो ठीक है, नहीं बनता तो अटैक करते थे, आक्रमण करते थे और उनको रियासत को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो ये तो 1800 तक आ गया। तो 1800 तक आते आते उनका कब्जा हो गया पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, भारत पर कब्जा आ गया। एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा कि 4-5 चोर भारत में आ जाते हैं। मतलब इस तल्लीनता के साथ आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि आप, जैसे मैं आपके क्लास में बैठा हुआ हूँ, और कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अलग अलग को कब्जा किया और अपना पैर जमाया हिंदुस्तान में, उसको आपने। अब मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आप इनको एक बार बता दें। जी, कि 4-5 चोर जो यूरोपियंस होते हैं वो इंडिया में आ जाते हैं। हाँ। इंडिया में आने के बाद इन सबका एक ही उद्देश्य होता है, ट्रेड करना। हाँ। और ट्रेड जैसे ही करते हैं उनको लाभ कमाना होता है। और जब ट्रेड करते हैं तो वो होता ये है कि एक ही जगह से सामान खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, जो कि इंडिया है, और एक ही जगह पर जाकर के बेच रहा है, जो कि यूरोपियन कंट्री, यूरोप है। अब क्या होगा, चारों में भ्रांत होता है और फाइनली वो आगे निकल जाता है जिनका नेवी पावर स्ट्रांग होता है, यानी कि इंग्लैंड आ जाता है। फिर जैसे इंग्लैंड आता है उसके बाद एक एक करके इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करने लगता है। और फाइनली 1800 तक आते आते 1803 में दिल्ली पर भी इनका कब्जा हो जाता है। और जब दिल्ली पर कब्जा हो जाता है तब बारी आती है रूल करने की। अब भाई इतने बड़े देश को अपने कब्जे में तो कर लिए हो, अपने अंडर तो कर लिए हो, अब रूल कैसे करोगे। अब चूंकि ये कंपनी है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, और कंपनी में ऑफिसर वगैरह तो जनरली होता नहीं है, कर्मचारी वगैरह होता है। और कर्मचारी वगैरह जब होता है तो उनको